वेलकम बैक फ्रेंड्स। एमएसएमई वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज के लिए। आप अगर एक एमएसएमई यूनिट हैं, माइक्रो या स्मॉल एंटिटी हैं आप पीएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और आप अपना माल बेचते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और आपको टाइमली पेमेंट लेने का अधिकार है कानून के द्वारा। कानून जो एमएसएमईज के लिए बना हुआ है वो आपको सपोर्ट करता है कि आपको पूरे टाइम से पेमेंट मिले, आपकी पेमेंट को कोई रोके ना, कोई आपको डिले से पेमेंट करे ना। ज़्यादातर क्या होता है कि छोटी इकाइयाँ, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो डील करती हैं बड़ी इकाइयों से, बड़े लोग उद्योगों से, लार्ज कॉरपोरेट से, मीडियम एंटरप्राइजेस से, तो वो अपने ज़्यादा बड़े लार्ज बिजनेस के कारण उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है और वो इन छोटी इकाइयों को डिले से पेमेंट करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। और ये छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उनको डर होता है कि कहीं हमारा कस्टमर हमारे हाथ से ना निकल जाए। कोई बात नहीं, डिले से पेमेंट आती है तो डिले से ही सही। और वो अपनी वॉइस उस हिसाब से रेज नहीं कर पाते, बार्गेनिंग पावर अपनी उठा नहीं पाते। तो कानून ने इस चीज़ को रोकने के लिए जो एमएसएमईडी एक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो है, उसके अंदर एक चैप्टर 5 लिखा पूरा का पूरा, ताकि एमएसएमईज को टाइम से पेमेंट मिल सके, एक टाइम बाउंड फिक्स पेमेंट मिल सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी इनिशिएट किया, जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ आप सबके लिए। ये एक एडिशनल मेजर है, ये एडिशनल है बिसाइड्स चैप्टर 5 के अंदर जो बेनिफिट है ये उसी की एक्सटेंशन है 43BH, राइट। ये 43BH इसलिए लाया गया क्योंकि चैप्टर 5 तो शुरू से ही था और काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। चैप्टर 5 तो शुरू से ही था, पर चैप्टर 5 इतने अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा था, इसी वजह से 43BH इनकम टैक्स एक्ट में लाना पड़ा। ठीक है, तो 43BH एक एडिशन है चैप्टर 5 का, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूँ। थर्ड सोल्यूशन एमएसएमईज को उनकी टाइमली पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दिया ट्रेड्स सिस्टम का, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इसको कुछ बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो सेलर है, जो एमएसएमई यूनिट है, तो उसने अगर अपना माल बेचा तो वो अपने बिल्स, जो उसने बिल काटा बायर के नाम पे, उस बिल को एक प्लेटफॉर्म पे जाके बेच सकता है। कुछ जैसे उसने 100 रुपये का माल बेचा, उदाहरण के लिए उसने 100 रुपीज़ का माल बेचा, तो वो एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाके ये 100 रुपीज़ का जो उसने बिल बनाया होगा बायर के लिए, इस बिल को सेल आउट कर सकता है मार्केट के अंदर। और मार्केट में जो बायर इस बिल को खरीदेंगे वो आपके एमएसएमई सेलर को जैसे 90 रुपीज़, 95 रुपीज़ ऐसे काट के पेमेंट कर देंगे और ड्यू डेट पे वो अपने आप रिकवरी कर लेंगे बायर से जिसने एमएसएमई से खरीदा था। ठीक है, तो इस वजह से जो एमएसएमई यूनिट है उसको चाहे 5-10 रुपए कम मिले, पर उसकी लिक्विडिटी का उसको इशू नहीं आया, उसको पैसे पहले ही मिल गए और उसको कोई बाद में पेमेंट इससे मिलेगी या नहीं मिलेगी बायर से, इसका भी रिस्क नहीं रहा, क्योंकि एक थर्ड पार्टी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, उसने उस रिस्क को अपने ऊपर ले लिया। तो ट्रेड्स सिस्टम के बारे में हम आने वाली वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे। 43BH में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो एक सोल्यूशन एमएसएमई के लिए दिया गवर्नमेंट ने। आज हमने चैप्टर 5 का एक सेक्शन डिस्कस करना है, डिलेड और या नॉन पेमेंट ऑफ एमएसएमईज का जो कंसर्न होता है उसके लिए। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए एमएसएमईज कौन होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एमएसएमईज वो हैं जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आपके पास मैंडेटरी है। अगर आपके पास उद्यम नहीं है तो आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, उद्यम आपको लेना जरूरी है। दूसरी बात, ये जो मैं चीजें पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 5 की, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे। इनकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है, तो यानी जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज का डिले की पेमेंट अगर उनको मिलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्ट के अंदर इस तरह का रिलीफ नहीं है, ऑल्दो वो नॉर्मल कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, कोई स्पेशल उनके लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया। देखिए, ये प्रोविजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगी तो सीरियस कंसर्न्स हो जाते हैं और उनके बिजनेस बंद करने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता बिजनेस चलाने के लिए और उनके कस्टमर्स उनको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से ये इंश्योर करने के लिए कि उनको टाइमली पेमेंट हो, क्योंकि एमएसएमईज हमारे देश की बैकबोन है, तो ये लीगली इंश्योर करना जरूरी था, कानूनी तौर पे इसको इंश्योर करना जरूरी था। तो इसी वजह से ये चैप्टर 5
जो एमएसएमई एक्ट का लाया गया, लिखा गया एमएसएमईज के बेनिफिट के लिए। तो जो ये चैप्टर 5 ऑफ एमएसएमई एक्ट है, इसके अंदर सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 24 तक कितने सेक्शन हो गए? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 4 19, 20, 6 और 4 10, तो टोटल 10 सेक्शन एमएसएमईज के बेनिफिट के लिए लिखे गए। तो उनका ब्रीफ मैंने लिखा कि सेक्शन 15 उन्होंने लिखा है प्रोटेक्शन डिलेड पेमेंट्स के लिए, कि अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिले से पेमेंट करेगा तो सेक्शन 15 उसकी प्रोटेक्शन करता है। सेक्शन 16 बोलता है कि अगर डिले से पेमेंट हुई तो एमएससी यूनिट यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट अपनी डिले पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं बायर से, ठीक है। सेक्शन 17, 18, 20 और 21 बात करता है टाइम बाउंड सेटलमेंट। सेलर और बायर यानी जो सेलर आपका एमएसएमई यूनिट है, सेलर और बायर के बीच में आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन, मतलब उनके बीच में बिचौला बन के उनकी मध्यस्थता करवा के आपस में बातचीत करवा के उनकी सेटलमेंट करवाई जाए, कोई डिस्प्यूट है तो। सेक्शन 19 बात करता है कि अगर मान लीजिए सेलर जो आपका एमएसएमई यूनिट है जिसने पेमेंट लेनी है किसी बायर से, तो अगर वो बायर उसको पेमेंट नहीं करता और बायर जो है वो किसी कोर्ट में सेलर के खिलाफ केस कर देता है, तो बायर को सबसे पहले 75% ऑफ द अमाउंट जो उसने एमएसएमई यूनिट को पे करनी थी वो कोर्ट में एज अ सिक्योरिटी जमा करवा के रखनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सेलर है, आपके केस में जो आज हम पढ़ रहे हैं, आपके केस में सेलर एक एमएसई यूनिट है यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट है, ठीक है। इसने माल बेचा मिस्टर मैसर्स ए एंड सन्स को, इसने माल बेचा मैसर्स ए एंड सन्स को, सेल किया, ठीक है। तो इसने इनसे पेमेंट लेनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। तो ये बंदा कोई बड़ा बंदा है तो इनको टाइम पे पेमेंट कर नहीं रहा, कोई डिस्प्यूट रेज करके बैठ गया, तो इसने इनसे पेमेंट लेनी है 100 रुपीज़ की। तो मिस ए एंड सन्स चालाक था, तो उसके लॉयर्स ने उसको सजेस्ट किया कि आप इस सेलर के खिलाफ कोर्ट में केस कर दो, कोर्ट केस कर दो कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो कोर्ट में अगर मिस्टर ए को केस, ए एंड सन्स को अगर केस करना है तो उनको पहले 100 रुपये का 75% यानी कि 75 रुपये एज अ सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करवा के रखने पड़ेंगे कि जो सेलर को पे करने के लिए। अगर कल को ये ए एंड सन्स जीत गया केस, जो भी सेटलमेंट हुआ, तो उसके हिसाब से पेमेंट का आपस में अरेंजमेंट का कोर्ट फैसला दे देगा। तो सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है। ये हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज की जो वीडियो है हमारी वो सेक्शन 15 के ऊपर फोकस्ड है। सेक्शन 22 जो है वो बात करता है कि जो बायर है जिसने माल खरीदा, जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा इसको एमएससी यूनिट को, उसको अपनी अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको अपने अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने किन किन बंदों को कितने कितने डिले से पेमेंट किया, किन किन को पेमेंट नहीं की। आपने कई बार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर देखा भी होगा। सेक्शन 23 जो है वो बात करता है कि जो बायर ने डिले से पेमेंट की और उसको सेक्शन 16 में इंटरेस्ट भी देना पड़ा, एमएसएमई सेलर को ब्याज भी देना पड़ा डिलेड पेमेंट के ऊपर, तो वो जो ब्याज का खर्चा है, तो वो ब्याज का खर्चा उसको इनकम टैक्स में एज अ डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो ब्याज का खर्चा उसकी इनकम में एड बैक हो जाएगा। सिमिलरली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेक्शन 43BH इनकम टैक्स एक्ट ने इंश्योर कर दी कि वो आपकी एड बैक हो जाएगी, इनकम में काउंट नहीं होगी। चलो वो आप सेपरेटली वीडियो देख के समझ लेना, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर 5 की प्रोविजंस है वो स्टिल शुरू से ही थी, काफ़ी टाइम से थी, स्टिल इनएडुकेट थी, तो सेक्शन 43BH इनकम टैक्स का इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए अब हम सेक्शन 15 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सेक्शन 15 क्या है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपने बिल्कुल आराम से समझना है। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट। देखिए आपका बंदा कौन है? सेलर है। ये कानून सेक्शन 15 किसके लिए बना है? सेलर के लिए। सेलर भी कौन सा? जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है और उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम के अंडर वो माइक्रो एंड स्मॉल है, ठीक है। तो सेलर माइक्रो और स्मॉल यूनिट हो सकता है जिसके पास उद्यम होना जरूरी है, ठीक है। और जो बायर है, जो सेलर से माल खरीद रहा है, वो कोई भी हो सकता है, बायर कोई भी हो सकता है, बस फॉरेन कंट्री के बंदे को छोड़ के। अब भाई फॉरेन कंट्री वाले बंदे को कैसे कंट्रोल कर लोगे आप? अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री के बंदे ने कोई माल खरीदा, अमेरिका से किसी ने इस बंदे का माल खरीदा और उसने अगर इसको टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो अमेरिका में जाके कैसे पकड़ लोगे? कैसे ये कानून उसके ऊपर लागू कर दोगे? तो फॉरेन बंदे के ऊपर ये लागू नहीं होगा। इंडिया के अंदर जो भी बंदा है उसके अंदर ऊपर ये कानून लागू होगा।
ये बात देखिए, मैं बार बार आपके लिए रीफोकस कर रहा हूं कि माइक्रो और स्मॉल होना चाहिए और उसके पास उद्यम होना चाहिए। जब सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, बातचीत हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम ये माल खरीदना है, बेचना है, ठीक है, तो उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट के समय पे उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सेलर के पास होना चाहिए, अगर उसको सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट लेना है तो। कहने का मतलब ये हो गया कि कई बार ये होता है कि जैसे आपका सेलर है, सेलर ने मान लीजिए 1 अक्टूबर 2024 को सेल किया माल, सेल कर दिया माल, ठीक है, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, तो अब वो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट लेना चाहता है कि भाई मैं इस एक्ट को इन्फोर्स करके अपनी टाइम पे पेमेंट निकलवाऊंगा और ब्याज भी लूंगा, सब कुछ करूंगा अपनी मर्जी से। पर उसने देखा कि मेरे पास तो उद्यम नहीं है, उसने 5 अक्टूबर को उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, उद्यम ले लिया और उसके अंदर अपने आप को माइक्रो एंटरप्राइज क्लासीफाई कर लिया। तो भाई फिर इस केस में इस सेलर को सेक्शन 15 का बेनिफिट, एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसके पास उद्यम नहीं था और वो हैंस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्लासिफाइड नहीं था। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर फिर अगर ऐसा केस हो गया तो फिर तो वो सेलर के पैसे डूब गए क्या, सेलर को मतलब सेलर कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा? भाई दोस्तों, ये सेक्शन 15 जो है ये एक स्पेशल स्पेशल राइट दिया गया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं हो, कोई पेमेंट बंदा आपकी मार गया, तो आप नॉर्मल कोर्ट में जाके तो केस कर ही सकते हो ना, कोर्ट केस तो आप कर ही सकते हो, कोर्ट केस में क्या प्रॉब्लम है? ये सेक्शन 15 तो एक फास्ट ट्रैक वे है आपके केस को रिजॉल्व करने का, और एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल राइट है। ठीक है, तो यही मैंने यहां पे लिखा कि सेलर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट उद्यम के अंदर, अदरवाइज उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो वो एक नॉर्मल कोर्ट केस तो कर ही सकता है। ठीक है, अब देखिए सेलर और बायर के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट कैसे होता है? एग्रीमेंट या तो रिटर्न में हुआ होगा, रिटर्न में को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्टैम्प पेपर के ऊपर, या वर्बल एग्रीमेंट हुआ होगा, वर्बल एग्रीमेंट, जुबानी एग्रीमेंट हुआ कि भाई जुबानी बातचीत हुई कि भाई ठीक है ये माल खरीदना है, ये बेचना है। ठीक है, देखिए अगर तो कोई जुबानी बात हुई है, अगर तो उनके आपस में जुबानी बात हुई है, तो जो बायर है उसको ये पेमेंट, सेलर को जो भी उसने माल खरीदा है 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना होगा। मतलब मैक्सिमम 15th डे को उसको पेमेंट ये उसको सेलर को करना पड़ेगा। अगर वो 15 दिन से लेट करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको इंटरेस्ट भी फिर साथ में चार्ज करना पड़ेगा, और साथ में सेक्शन 43 BH का भी इनकम टैक्स का प्रोविजन उसके ऊपर लग जाएगा। तो नो रिटर्न एग्रीमेंट अगर है तो विद इन 15 डेज बिफोर अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं। अपॉइंटेड डे कुछ नहीं होता, अपॉइंटेड डे मतलब नेक्स्ट डे, मतलब विद इन 15 डेज अगर पेमेंट करनी है तो अपॉइंटेड डे हो गया 16th। ठीक है, तो बिफोर अपॉइंटेड डे मतलब हो गया कि 16th से पहले, तो यानी कि 15 दिन के भीतर भीतर। तो मतलब वो घुमा के बात वही कही गई है, 2+2 4 होते हैं और 3+1 भी 4 होते हैं। तो बस अब मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर अपॉइंटेड डे। ठीक है, अब अपॉइंटेड डे को भी समझना है हमने। अब अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, मान लीजिए इन दोनों बंदों ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, बायर ने रिटर्न एग्रीमेंट में सेलर से साइन करवा लिया कि मैं आपको पेमेंट 90 दिन में करूंगा। अब बायर बोलेगा कोर्ट में तो कि भाई इसने, सेलर ने माना था कि 90 दिन में पेमेंट लेगा, ये रिटर्न एग्रीमेंट हमने किया हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं जल्दी पेमेंट करूं? तो कोर्ट ने इस केस में मतलब कानून ने इस केस में, एमएसएमई एक्ट ने कहा कि चाहे आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो, पर तब भी रिटर्न एग्रीमेंट अगर आपका है तब भी आपको मैक्सिमम 45 दिन में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया कि 20 दिन में पेमेंट करेंगे, फिर तो आपको 20 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है, और 20 दिन से अगर आपका ऊपर गया तो आपको ये ब्याज देना पड़ेगा सेक्शन 16 का। ठीक है, अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर 46 दिन लिखे हुए हैं तो फिर आपका 45 दिन में करना पड़ेगा, यानी कि विच एवर इज अर्लियर। तो यानी कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट में आपने लिखा कि पेमेंट जो है वो 25 दिन में करेंगे, तो फिर तो 25 दिन ही एप्लीकेबल होगा। आपने अगर रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा कि 50 दिन में पेमेंट करेंगे, तो फिर ये नॉर्म लग जाएगा कि 45 दिन से आप एक्सीड नहीं कर सकते, 45 दिनों के अंदर अंदर तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, 45 दिन के अंदर अंदर तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 45 दिन शुरू कब से होंगे?
कौन से दिन से शुरू होंगे भाई? आज मेरी किसी से रिटर्न एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये माल खरीदेंगे, सो एंड सो इसकी ऐसे पेमेंट करेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट के बाद जो आपका सेलर है वो माल बनाएगा, उसको कुछ उसके ऊपर कुछ काम करेगा, माल बनाया उसने, फिर उसने डिलीवरी की, ऐसे करते करते 15 से 20 दिन बीत गए। 15 से 20 दिन बीत गए। तो जो मान लीजिए उसने 20 दिन बाद उसने माल जो है वो बायर के पास पहुंचवाया, डिलीवर करवाया, मतलब बायर को माल 20 दिन बाद मिला, 20 डेज के बाद मिला। तो ये 45 दिन शुरू कब से होंगे? रिटर्न एग्रीमेंट डेट से शुरू होंगे, या सेलर ने जिस दिन माल अपनी फैक्ट्री से बाहर भेजा उस दिन से शुरू होंगे, या जिस दिन बायर को माल मिला उस दिन से शुरू होंगे? कब से शुरू होंगे ये 45 दिन? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये 45 दिन का पीरियड आप एग्रीमेंट की डेट से शुरू करो, तो ये 20 दिन तो उस बायर को बेचारे को गुड्स मिली नहीं, माल ही नहीं मिला 20 दिन। तो 20 दिन बाद उसको माल मिला, तो 45 माइनस 20, तो कितने दिन बच गए उसके पास? तो बेचारे के पास सिर्फ 25 दिन ही रह गए पेमेंट क्लियर करने के लिए, राइट? उसके पास फिर उसको नुकसान है ना। तो इसी वजह से उन्होंने इसको फिक्स किया कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस ये 45 दिन काउंट किए जाएंगे। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है, जिस दिन बायर ने माल को एक्सेप्ट कर लिया अपने पास कि भाई ये माल ठीक है, ये माल मेरे पास आ चुका है, डिलीवर हो चुका है और ये माल मेरी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग ओके है, तो उस दिन से 45 दिन काउंट किए जाएंगे। तो मैं आपको अभी समझाता हूं कि कैसे। देखिए, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले दोबारा रिपीट करता हूं, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है बिफोर अपॉइंटेड डे। अब अपॉइंटेड डे क्या होता है? अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2B ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंदर लिखी गई है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है। अपॉइंटेड डे कौन सा होता है? द नेक्स्ट डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 दिन। 15 दिन की एक्सपायरी के बाद का अगला दिन, यानी कि 16th डे, यही हो गया ना। नेक्स्ट डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज। 15 डेज जब एक्सपायर हो गए तो उससे अगला दिन क्या है? अपॉइंटेड डे है। उससे अगला दिन कौन सा डे बना? 16th डे ही तो बना, ठीक है। पर अब सवाल पैदा हो गया कि ये 15 दिन कहां से काउंट करें? 15 दिन काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो ये 15 दिन या जो ये 45 दिन है, ये काउंट कहां से करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से करूं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिस दिन एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज बायर को डिलीवर हो गई, जिस दिन एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज बायर को डिलीवर हो गई, उस दिन को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि भाई बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और वो गुड्स ओके हैं। आप कहोगे कि सर अगर बायर को गुड्स मान लीजिए 1 अक्टूबर को मिली, 1 अक्टूबर को डिलीवर हो गई, उसकी फैक्ट्री में आ गई, ठीक है, डिलीवर हो गई गुड्स, ठीक है, तो 1 अक्टूबर को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा और ये 15 दिन या 45 दिन इस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट किए जाएंगे। मतलब 1 अक्टूबर के बाद के 45 दिन, 1 अक्टूबर के बाद के 15 दिन, ठीक है, माने जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर अगर 1 अक्टूबर को उसको माल मिला तो उसने उसको इंस्पेक्ट भी तो करना होगा। इंस्पेक्ट करना है, कल को उसको कोई उसमें ऑब्जेक्शन आ गया, कोई माल पूरा नहीं भेजा, माल की क्वालिटी अगर सही नहीं आई, कुछ ऐसी दिक्कत आई, तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर कैसे करना पड़ेगा? तो उसमें प्रोविजन दिया गया कानून के अंदर कि अगर बायर को कोई ऑब्जेक्शन है, अगर बायर को कोई ऑब्जेक्शन है, तो बायर को उस ऑब्जेक्शन को 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। डिलीवरी लेने से 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। रिटर्न में अपना ऑब्जेक्शन बताना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बायर हैं और आप किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से माल खरीद रहे हैं, तो जिस दिन आपके पास माल डिलीवर हुआ तो उसके 15 दिन के भीतर या आपको लेटर या आपको एक ईमेल डालना है अपने सेलर को कि भाई आपके माल में हमें ये दिक्कत है। अगर उसने ये 15 दिन के अंदर अंदर ये रिटर्न में कम्युनिकेशन कर दिया सेलर को कि भाई मेरे को आपका माल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, फिर वो जो 15 दिन या 45 दिन का पेमेंट का पीरियड है, ये वाला 15 दिन या 45 दिन का ये वाला जो पेमेंट पीरियड है, ये काउंट होगा उस दिन से जिस दिन से सेलर वो ऑब्जेक्शन रिमूव कर देगा। जिस दिन ये सेलर बायर का लगाया हुआ ऑब्जेक्शन अगर जिस दिन से ठीक कर देगा, उस दिन से वो 15 या 45 दिन काउंट होने शुरू होंगे। तो इसी वजह से अगर आप सेलर हैं, तो अगर आपके बायर ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो आपको चाहिए कि पहले तो अगर उसने रिटर्न में रेज किया है
तो आप उससे रिटर्न में कन्फर्मेशन लें कि मैंने आपका ऑब्जेक्शन दूर कर दिया है। आप उसी ईमेल पे ऊपर, उसी लेटर के ऊपर उससे कन्फर्मेशन लें कि मैंने आपका ऑब्जेक्शन दूर कर दिया, ताकि ये रिटर्न में चीज़ आ जाए और ताकि आपके 15 या 45 दिन फिर उस हिसाब से कोर्ट काउंट कर सके कि भाई ठीक है, आपने इस दिन से ऑब्जेक्शन उसका रिमूव कर दिया था और अब आपका 15 से 45 दिन का पीरियड शुरू होता है। ठीक है। अगर बायर ऑब्जेक्शन रेज करने में लेट हो गया, उसने 15 दिन के अंदर अंदर अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, या उसने राइटिंग में नहीं वर्बल में रेज किया हो, या 15 दिन के बाद उसने रेज किया हो, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये 1 अक्टूबर जो डेट ऑफ डिलीवरी है, इसी को ही आपका डे माना जाएगा और 45 से या 15 दिन इसी डेट से काउंट होंगे। तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काउंट करना पड़ेगा। अब डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब यही है जो यहाँ पे समझाया, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर अंदर रेज नहीं किया गया, तो जिस दिन गुड्स डिलीवर हुई थी उसी दिन को ही एक्सेप्टेंस की डेट मान ली जाएगी। डीम्ड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा और आपके 15 या 45 दिन का जो मीटर है वो वहाँ से घूमना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो आई होप आपने सेक्शन 15 को अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 16 को समझेंगे ध्यान से। थैंक यू वेरी मच।